वेलकम टू डिफेंस विद दिशा। हमने अब तक अपने पीवाईक्यू सीरीज में सीरीज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, उसमें हमने पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बायोलॉजी का भी हमने 2024 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैंने आपको चारों ऑप्शंस पे एक्सप्लेन कर दिए ये उसके स्लाइड से। देन आज हम 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी के सॉल्व करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी कवर हो सके हम ये कवर कर ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दैट हम नेक्स्ट केमिस्ट्री देन फिजिक्स एंड उसके बाद हम ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन इंग्लिश के। दिस इज द प्लान। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बात और, आप लोग ना सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, लाइक ज्योग्राफी पढ़नी है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला, एक ने बोला केमिस्ट्री, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, अच्छी बात है, पर साइंस इज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स फॉर योर एग्जाम। एंड ये बायोलॉजी का जो सेक्शन है ना, ये आपके एग्जाम के लिए इतना मतलब इंपॉर्टेंट है कि आई कांट इवन एक्सैजरेट। मैंने जब एग्जाम क्लियर करा था, हर बार दिस सब्जेक्ट हैज हेल्प मी अलॉट। दैट्स द रीजन कि मैं ज्योग्राफी पहले नहीं पढ़ा रही, पहले साइंस कवर करा रही हूँ, उसमें भी सबसे पहले ये सब्जेक्ट कवर करा रही हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में एवरग्रीन सब्जेक्ट है। एक बार हुआ था ना 2023 में आप का पेपर था शायद, नहीं 2024 का फर्स्ट पेपर था, हाँ, तो उसमें लोगों ने बोला कि पेपर बहुत टफ आया है, इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चन है एंड बहुत पेपर का लेवल हाई, और इवन कट ऑफ भी लो गया था। यूपीएससी ने सेक्शनल कट ऑफ 20% से डिक्रीज करके 18% कर दिया था, और उसमें ओटीए का कट ऑफ भी काफी डिक्रीज हो गया था। 87 मार्क्स ओटीए का कट ऑफ था, जो जनरली 100 या 100 प्लस जाता है, तो ये इतना रिड्यूस हो गया था कट ऑफ, मतलब डिक्रीज हुए थे मार्क्स स्टूडेंट्स के। और आईएमए, लेकिन आईएमए पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, आईएमए का तो जनरली 120 प्लस जाता है और 120 गया भी था। पर ओटीए जीएस का पेपर लोगों ने कहा कि बहुत टफ है, लेकिन उस वक्त भी आप देखो इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस क्या टफ हैं? नहीं, बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं है। आपके जो भी बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ी है एनसीईआरटी, या आपने कहीं से भी ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो देखो सारे बुक से ही क्वेश्चंस आए थे। ये सो है सीरियस 2024 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस, कितने सिंपल से क्वेश्चंस है, सारे बुक से। और ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, प्लास्टिक वाला, तो इसके तो ऑप्शंस भी इतने सिंपल थे। देन ये सारे क्वेश्चंस बुक से थे, बस ये क्वेश्चन जो है ये बुक से नहीं था, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था लेकिन था बुक से ही। पर ये याद रखना, अगर आपको याद है तो फिर आप सॉल्व कर पाते। एंड ये वाला क्वेश्चन है। सो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बुक से या कहीं से भी अगर आपने अच्छे नोट्स पढ़े हैं तो बहुत ईजी भी है। हैविंग सेड दैट, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चंस। द टर्म फाइलोटैक्सी रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ, अगर आपने टेस्ट दिया होगा, ये फाइलोटैक्सी का कॉन्सेप्ट, इन्फ्लोरेसेंस का कॉन्सेप्ट, एस्टिवेशन और वेनेशन, चारों कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में कवर करवा दिए थे। एस्टिवेशन और वेनेशन तो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट फाइलोटैक्सी पूछा है, तो इन्फ्लोरेसेंस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने कवर करा दिया। इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर्स की अरेंजमेंट प्लांट पे जो होती है, उस पैटर्न को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन प्लांट्स। और फाइलोटैक्सी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। बहुत सिंपल है, बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक से ही है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है? यस होता है, बिल्कुल इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डाई एटम, भाई इसके सेल वॉल तो वैसे ही फेमस है, सिलिका होता है इनके सेल वॉल में, और ये ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल ही समझ लो, जल्दी इसके सेल वॉल डैमेज नहीं होते, और ओशन के डेप्थ में ये पाया जाता है। इसके बारे में भी आपके एनसीईआरटी में काफी कुछ लिखा हुआ है, एंड ये भी अपने सेल वॉल की वजह से काफी फेमस है। पॉलिश बनाने में भी इसका यूज होता है। हाँ, मशरूम, अरे इसके सेल वॉल भी फेमस ही है। इसके सेल वॉल किस चीज से बनते हैं बताओ? काइटिन। एंड टेप वॉर्म, नहीं, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। टेप वॉर्म तो आपके ऐसे सिंपल समझो ना, ये टेप वॉर्म क्या है? आपके एनिमल किंगडम का है ना, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम वालों के पास सेल वॉल तो बिल्कुल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, तो इनके पास सेल वॉल कहां से होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड, ऑप्शन क्या है? लिपिड्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ऑफ कोर्स इसका आंसर प्रोटीन है, बहुत ही इजी है। देखो क्रोमोसोम्स कैसे फॉर्म होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन आपसे कहा है ना, ये एक्चुअली में हिस्टोन प्रोटीन होता है। इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए रैप्ड होता है।
मैं एग्जैक्टली आपको डायग्राम बना के नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सपोज कि एक हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन है सपोज, तो इसके अराउंड ही डीएनए जो है वो रैप्ड होता है और इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो वही सिंपल सा आपसे पूछा है कि क्रोमोसोम डीएनए और किस चीज से बनता है, तो ये प्रोटीन है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा भी बहुत कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे एक डायग्राम, प्लांट सेल का डायग्राम है, और पूछा है कि सेल ऑर्गेनल्स को आपको बताना है कि कौन सा नंबर कौन से सेल ऑर्गेनल को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट सेल वॉल होगा, बहुत सिंपल है। सेकंड सेल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन ऐसे ऑप्शंस आपके पास 3 ऑप्शंस है। नेक्स्ट क्या है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे में यही ऑप्शन है। फोर्थ और फिफ्थ आपसे न्यूक्लियस और वैक्यूल का, अगर आपको पता है कि कौन सा न्यूक्लियस है और कौन सा वैक्यूल है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस देख के भी पता चल रहा है कि यूपीएससी आपसे बस यही जानना चाह रही है कि आपको न्यूक्लियस और वैक्यूल के बीच का डिफरेंस पता है कि नहीं। एंड दैट्स व्हाई आई से कि क्वेश्चंस को यूपीएससी कभी भी ना, मतलब ऑप्शंस को बायो में ज्यादा ट्विस्ट करती नहीं है। अगर आपने कभी भी सेल का डायग्राम देखा है, उसकी लेबलिंग अच्छे से पढ़ी है, ये तो बहुत ही इजिली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जो है वैक्यूल है। और अगर ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल का डायग्राम है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, फिफ्थ, दैट इज ऑप्शन सी, कि आपका करेक्ट है। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है ना, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना। वैसे तो मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में पूछेगा, बट याद रख लेना। और एक बात और, ये वैक्यूल का फंक्शन क्या है, वैक्यूल में क्या कुछ स्टोर्ड रहता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे पता है आप नहीं बताओगे कमेंट सेक्शन में, सो मैं ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेट, वैक्यूल्स कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल, ये 3 सेक्शंस हैं। और इसके अलावा भी जो भी अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। मतलब क्या है, शॉर्ट में समझो। सेल के लिए सेल में जो भी नॉट यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे वैक्यूल में रहते हैं, और वाटर और सैप। ये हल्का सा आप दिमाग में याद रख लेना कि वैक्यूल में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर नॉट यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ द, नॉट यूजफुल मटेरियल्स ऑफ द सेल। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अब क्या है, किसी किसी प्लांट सेल में पता है ये वैक्यूल 90% तक का वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। किसी किसी प्लांट सेल में 90% तक का वॉल्यूम ये ऑक्युपाई कर लेता है, ऐसे भी केसेस देखे गए। बस इससे ज्यादा वैक्यूल पे और रिसर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइट। अच्छा, सैप्रोफाइट क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ सैप्रोफाइट क्या होता है। सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और सैप्रोफाइट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, बहुत सारे फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह सैप्रोफाइट होते हैं। अब यहां पे आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइट। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आप समझ गए ना, हाँ ये तो समझ ही गए होंगे। डेड एंड डिकेइंग मैटर का एग्जाम्पल, जैसे कि कोई प्लांट या एनिमल जब मर जाते हैं तो उनके जो रिमेन्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल तब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइट, इसका आंसर क्या है, राइजोपस। क्यों, ये एक तरह का फंगी है और इट इज अ सैप्रोफाइट। अच्छा, फंगी भी सारे सैप्रोफाइट नहीं होते, कुछ फंगी सैप्रोफाइट होते हैं, कुछ फंगी पैरासाइट भी होते हैं, कुछ फंगी सिम्बायोइंट भी होते हैं। सिम्बायोइट रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो। सिम्बायोइट रिलेशनशिप का एक एग्जांपल था बहुत फेमस वाला, कौन सा, लिचेंस। लिचेंस अगर आपने पढ़ा था तो आपने उस वक्त लिचेंस में ये भी पढ़ा होगा फाइकोबाइंट और माइकोबाइंट। वो उतना इंपॉर्टेंट, लिचेंस तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके इतने डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि फंगी सिर्फ सैप्रोफाइट ही नहीं होते, पैरासाइट भी होते, सिम्बायोइंट भी होते, लेकिन राइजोपस जो है ये एक फंगी है और सैप्रोफाइट है।
आपसे यही पूछा था कि कौन सा सैप्रोफाइट है, दैट्स राइजोपस। बाकी तो ग्रास है, एंड कस्कटा प्लांट है, स्पाइरोकाइरा एल्गे है, सो वो सारे नहीं है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements regarding acids is not correct? अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेसल्स इन टॉल ट्रीज। करा रही हूँ सॉल्व करा देती हूँ ये भी सॉल्व, वरना आप तो आंसर बताओगे नहीं, तो मुझे बताना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय द स्टमक, करेक्ट, सबको पता है। एसिटिक एसिड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, ये भी करेक्ट है। और लेमन एंड ऑरेंज जूसेस कंटेन साइट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड रेस्पेक्टिवली, ये भी करेक्ट है। रॉन्ग कौन सा है? ऑप्शन सी, ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिन पेस्ट, ये रॉन्ग है। और ये क्वेश्चन बायो में इसलिए मैंने बायो के पीवाईक्यूज में ऐड करा क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूस से रिलेटेड था और स्टमक से रिलेटेड एक स्टेटमेंट था, नहीं तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज में ऐड करना था मुझे, क्योंकि केमिस्ट्री के जो मेरे नोट्स है ना, 2 पेजेस की नोट्स है, दैट्स इट, 2 पेजेस के नोट्स है मेरे, और उससे मुझे सीरियस एग्जाम में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाते थे। जब मैं एग्जाम देती थी तो मेरे तो सारे क्वेश्चन साइंस के ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते थे। तो वो 2 पेजेस के नोट्स में ये एसिड एंड इट्स सोर्सेस, इसका भी एक टेबल है जो मैं आपको पढ़ा दूंगी जब केमिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उससे पहले या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद एक लेक्चर मैं छोटा सा बना दूंगी केमिस्ट्री का, तो वहां पर आई विल ऐड दैट टेबल। अगर आपको वो टेबल याद है, आपने भी ऑफकोर्स टेबल बनाई होगी केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, ये एसिड और सोर्सेस की, तो वहां से ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। So next question, water goes up through xylem vessels in tall trees, the process in plants and properties of water that help in upward movement. क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रेस्पिरेशन, नहीं, वाटर मूवमेंट में रेस्पिरेशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। प्रोसेस इन प्लांट्स, ट्रांसपिरेशनल पुल, दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द लीव्स, चाहे वो प्लांट कितना भी बड़ा हो। प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं है, प्लांट्स में हार्ट होता ही नहीं है। तो कभी सोचा है इतने जो टॉल टॉल प्लांट्स होते हैं कई फीट के, जैसे कि आपके पाम के या फिर कोकोनट के प्लांट्स हैं, तो पानी रूट से कैसे पहुंचता है उतना ऊपर लीव्स तक? ये ट्रांसपिरेशनल पुल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम वो हार्ट वाला तो है नहीं प्लांट में, तो ये ट्रांसपिरेशनल पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड दूसरा क्या पूछा है आपसे? प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी तो पूछा है। प्रोसेस इन प्लांट्स का नाम पूछा है, वाटर की क्या प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है ये भी पूछा है। तो वाटर की प्रॉपर्टीज है कोहेशन एंड एडिशन। ये दरअसल एक कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल है, उसके थ्रू होता है, बट आपको इतना नहीं समझना, आपको बस ये याद रखना है कि ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन एंड एडिशन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर नहीं, रूट प्रेशर वाटर के मूवमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है। रूट प्रेशर बस ये कर सकता है कि ट्रांसपिरेशन पुल से जो वाटर जा रहा है उसका फ्लो अगर ब्रेक हो गया तो वाटर फ्लो को ये रिस्टोर करने का हल्का सा मॉडेस्ट पुश दे सकता है, बाकी बहुत ज्यादा इसका फंक्शन है नहीं। और ये भी नहीं होगा क्योंकि एडिशन का कॉन्सेप्ट है, तो कोहेशन का भी कॉन्सेप्ट आपको वहां पे ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर है सी, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी, ये ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन एंड एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the correct combination of organelles and their functions? अरे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर बताओ। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पढ़ लिया क्वेश्चन? माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो पता ही है ना। सो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया और फोटोसिंथेसिस लिखा था। नेक्स्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस, ये भी करेक्ट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो हमने सॉल्व किए थे 2024 के, उसमें भी ये क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये हम 2023 का पेपर सॉल्व करें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है। तो देखो, आप लोग पूछते हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, क्या क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होता है? अरे डायरेक्टली क्यों रिपीट होंगे यार, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, इतना काफी है। आपको ग्रेड ए ऑफिसर बनना है ना, तो आपको भी अपने कुछ एफर्ट्स लगाने ही होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे ऐसे एग्जाम्स में, है ना। पर कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस, मैं आपको वो वाला क्वेश्चन दिखाऊं क्या जहाँ पे ये रिपीट हुआ था? क्वेश्चन
ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपली इन्होंने पूछ दिया कि द वनली स्ट्रक्चर इन ए लीफ दैट होस्ट्स क्लोरोफिल इज। पूछ दिया क्लोरोफिल कहाँ रहता है लीफ में, क्लोरोप्लास्ट। अगर आप प्रीवियस ये क्वेश्चन सॉल्व करके गए होते, ये 2024 के सेकंड पेपर में पूछा था, अगर आपने 2023 का पेपर ये सॉल्व किया होता, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होता, आपको पता रहता कि क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल में तो यही होगा। ठीक है, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का देख लिया, हमने क्लोरोप्लास्ट का सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ कोर्स राइबोसोम में ही होता है, तो और कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। अच्छा एक बात बताओ आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह का होता है? एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको क्या पता है, बताना। Smooth endoplasmic reticulum is mostly responsible for the synthesis of lipids and lipid like steroidal hormone भी ये secrete करता है बॉडी में, बट आपके लिए फिर अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, energy and nutrients flow from one trophic level to another in an ecosystem. Which one of the following statements correctly describes the direction of flow of energy and nutrients in an ecosystem? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो एज यूजुअल, तब तक मैं ये स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो एंड उसके डायरेक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है। एनर्जी फ्लो इज साइक्लिक, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड न्यूट्रिएंट फ्लो इज साइक्लिक, 100% करेक्ट। ये आप याद कर लो अच्छे से, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है, और न्यूट्रिएंट फ्लो तो साइक्लिक होता है। आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी, पता नहीं पढ़ी है कि नहीं, बट नाइट्रोजन साइकिल, देन फॉस्फोरस साइकिल भी होता है, सल्फर साइकिल और कार्बन साइकिल भी होता है। तो न्यूट्रिएंट फ्लो तो साइक्लिक होता है, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। इसको प्लीज अच्छे से याद कर लेना इस लाइन को कि एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एनर्जी कभी भी एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल के अलावा कोई एक्सेप्शन शो नहीं करता है। In ovules of angiosperms, which one of the following is not a haploid cell? न्यूक्लियस इसका आंसर होगा, ये डिप्लॉइड होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे हैप्लॉइड हैं। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप बस याद कर लेना ये कि बाकी सारे हैप्लॉइड हैं और ये डिप्लॉइड है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे एक ही पूछा है इतनी दूर में आपके एग्जाम में, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेक्चर काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट सीडीएस 1 2023 के अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, सीडीएस 2 2023 का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। सो सॉल्व करते हैं। A sprinter feels cramps and pain in the thigh muscles after a run. This is due to the accumulation of, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ आंसर। लैक्टिक एसिड, ऑब्वियसली ये एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। Next question. Which one of the following statements regarding bile secreted by liver is not correct? Bile contains enzymes for digestion of lipids. Bile facilitates emulsification of fats. Bile neutralizes the acidic pH of the food coming from stomach, and bile makes the pH of the food alkaline and facilitates action of pancreatic enzymes. बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बाइल एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। बाइल जूस जो होता है ये एल्कलाइन होता है, बिल्कुल एल्कलाइन होता है। अब अगर ये एल्कलाइन है तो ये एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज तो करेगा। जो स्टमक से फूड आ रहा है, स्टमक से जब फूड आ रहा है तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ था ना, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ था जिसमें HCl
यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, और इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए तो स्टमक में हमारे एक म्यूकस की भी लेयर होती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन का नाम सुना है ना। खैर छोड़ो, आप उतने कॉन्सेप्ट में मत जाओ। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट तो अभी आपको समझना ही है, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एसिडिक पीएच, गैस्ट्रिक जूस के साथ एसिड आया, इसको बाइल जूस अल्कलाइन इन नेचर होता है तो न्यूट्रलाइज कर देता है, वही बात इसमें कहा है। नेक्स्ट, बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड अल्कलाइन। हाँ भाई, बाइल जूस अल्कलाइन है तो अल्कलाइन वो कहेगा। एंड फैसिलिटेट्स एक्शन ऑन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, दैट्स ट्रू। अब रॉन्ग ऑप्शन क्या है, यही है, बाइल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। Next, a leaf was plucked from a plant on a sunny day and kept for 2 minutes in boiling water. It was subsequently immersed in boiling alcohol. Okay. पहले boiling water, then it was immersed in boiling alcohol and treated with iodine solution. What will be the final color of the leaf after the test? ओह, लीफ का क्या क्या किया इन्होंने, पहले इसको वाटर में बॉईल करा, फिर इसको अल्कोहल में बॉईल करा, एंड देन आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करा। तो बताओ अब लीफ का कलर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर। तो अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप लीफ को बॉइलिंग अल्कोहल, मतलब लीफ को आप अल्कोहल में बॉईल करते हो तो क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है, लीफ से क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है, ग्रीन कलर हट गया लीफ से। तो यहाँ पे क्या ग्रीन का जो ऑप्शन है ये तो गया, पर ग्रीन कलर रिमूव होता है तो वो या तो व्हाइट सॉर्ट ऑफ कलर आता है या पेल आप कह लो। तो कलरलेस तो बिल्कुल नहीं होता, कलरलेस नहीं होता, या तो पेल या फिर व्हाइट टाइप का कलर आता है। देन उसके बाद आपने उस लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में ट्रीट करा। अब आयोडीन सॉल्यूशन का क्या फंक्शन है? आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च टेस्ट के लिए यूज होता है, स्टार्च टेस्ट के लिए यूज होता है। अगर लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ था, फोटोसिंथेसिस का अगर प्रोसेस हुआ था तो लीफ में आपको स्टार्च मिलेगा। प्लांट ने अपना फूड बनाया था ना, तो ये स्टार्च आपको लीफ में मिलेगा, और इसी स्टार्च को चेक करने के लिए ये आयोडीन सॉल्यूशन वाला टेस्ट होता है। अगर स्टार्च है लीफ में तो क्या होगा, कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। वेट, लेट मी क्लियर दिस। अगर लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है तो लीफ का कलर ब्लू ब्लैक सॉर्ट ऑफ कलर हो जाएगा, और ये ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाइट नहीं होगा, व्हाइट अगर सिर्फ अल्कोहल में बॉयल करते लीफ को तो सॉर्ट ऑफ पेल और व्हाइट कलर होता, लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन वाला टेस्ट भी कर लिया तो फिर आप ब्लू ब्लैक कलर। आई होप आप समझ लो कि एक बार जल्दी से क्विक रिकैप इस क्वेश्चन का के कॉन्सेप्ट का और कर देती हूँ। ये अल्कोहल में जब आप बॉयल करते हो तो क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है, एंड देन ये आयोडीन सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था ये स्टार्च टेस्ट से रिलेटेड है। अगर स्टार्च है तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा लीफ का। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if the red blood cells of human blood are isolated and are diluted in normal saline and isotonic solution to blood, what will happen to the RBCs? पहले आप बताओ कि आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट प्लाज्मोलाइसिस भी है, और लेकिन उससे पहले आपको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, वेट। अब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शॉर्ट में आपके एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है बस उतने कीवर्ड्स मैं आपको बता दे रही हूँ, याद कर लेना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट किया गया है तो सेल पे क्या असर होगा, द सेल में श्रिंक। श्रिंक क्यों करेगा? वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सेल, वाटर will flow out of the cell, out of the cell। और हाइपोटोनिक अगर आपसे पूछा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को पुट किया गया तो सेल will swell up and in extreme condition the cell may even burst up। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक्चुअली हुआ क्या था, वाटर फ्लोज
इन द सेल। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। हाइपोटोनिक में सेल विल श्रिंक, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सेल। हाइपोटोनिक में सेल विल स्वेल अप एंड वाटर फ्लोज इन द सेल। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और आइसोटोनिक में क्या होता है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था लास्ट प्रीवियस ईयर में, आइसोटोनिक में नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, और कोई चेंज नहीं होगा सेल की शेप में, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा आपको डिटेल नहीं समझनी है, बस इतना कॉन्सेप्ट याद कर लो। हाइपोटोनिक में सेल विल श्रिंक, वाटर विल फ्लो आउट। हाइपोटोनिक में सेल विल स्वेल अप एंड वाटर विल फ्लो इन। आइसोटोनिक में नो चेंज। अब अगर आपको बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट याद है, स्क्रीनशॉट ले लेना इस कॉन्सेप्ट का, या फिर आप कहीं स्टिकी नोट पे लिख के चिपका लेना, आपको याद रहेगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पूछा है। इफ द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सैलिन, नॉर्मल सैलिन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन टू द आरबीसीज। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या ही होगा, नो चेंज इन द डायमीटर्स ऑफ द आरबीसीज। ये आंसर, सिंपल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और आज डेली क्विज भी अपलोड नहीं होगी, बिकॉज ये लेक्चर अपलोड हो रहा है तो इसी को बनाने में काफी टाइम लग गया मेरा। और अब लेक्चर्स मैं कोशिश करूंगी कि लगातार अपलोड होते रहे। थोड़ा टाइम कंस्टेंट्स है, इसकी वजह से आई कैन अपलोड लेक्चर्स रेगुलरली, बट ठीक है। ये बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, देन इसके बाद केमिस्ट्री, एंड इसके बाद ज्योग्राफी, देन इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाय बाय।